हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ ब्रह्म प्रकाश आइडियल नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिगार्डिंग टॉपिक्स रहेगा हमारा। वन बाय वन सभी टॉपिक्स के बारे में हम डीलिंग करेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा जिसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो उस टॉपिक का नाम है मीजल्स। ये मीजल्स क्या होता है, इस मीजल्स से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कशंस करेंगे। वैसे जनरली हम सभी लोग बोलते हैं कि मीजल्स को हिंदी में बोला जाता है कसरा। कसरा के नाम से इसको जाना जाता है, लेकिन मीजल्स होता क्या है इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। जो मीजल डिजीज है एक कम्युनिकेबल डिजीज है। कैसा डिजीज है? कम्युनिकेबल डिजीज है। हम सभी लोग पढ़ते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सीएचएन में कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज पढ़ते हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीजेज वो डिजीजेज होती है जो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी की वजह से होती है। फॉर एग्जांपल अभी लेटेस्ट के अंदर जैसे कोविड-19 चल रहा है, अभी जो कैसे चल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और WHO ने इसको पैंडेमिक नाम दिया है। क्यों दिया है? इसको बोला गया है कि आप हर एक पर्सन से कम 5 से 6 फीट की दूरी बना के रखिए। क्यों? कहीं ना कहीं ये कॉन्टेक्ट करने की वजह से, कनेक्टिविटी की वजह से डिजीज हो रही है। तो वो सभी डिजीजेज जो कहीं ना कहीं कांटेक्ट में आने की वजह से होती है वो कम्युनिकेबल डिजीजेज कहलाती है। जो कम्युनिटी में एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती है दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेज। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज वो डिजीजेज होती है जिसमें किसी कनेक्टिविटी या पास में आने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल हार्ट अटैक, फॉर एग्जांपल डायबिटीज, ऐसे रोग है जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होती है। तो हम इसमें डिस्कशन करते हैं कि मीजल्स आखिर होता क्या है। तो मीजल डिजीज एक ऐसा डिजीज है, अगर हम इसमें बात करना चाहें, मीजल्स इज ऑल्सो नॉन एज रूबियोला। इसको हम रूबियोला के नाम से, मोरबिली के नाम से, या फिर इसे हम रेड मीजल्स, और कई बुक्स में इसको इंग्लिश मीजल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो रूबियोला में आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नॉट ए रूबेला, एक कम्युनिकेबल डिजीज होती है रूबेला, लेकिन हम मीजल्स पढ़ रहे हैं। इस मीजल्स का दूसरा नाम क्या है? रूबियोला है। रूबियोला का मतलब होता है मीजल्स और रूबेला का मतलब होता है, इसका भी दूसरा नाम इसमें एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसको बोलते हैं जर्मन मीजल्स। क्या बोलते हैं? जर्मन मीजल्स बोलते हैं। क्लियर? तो मीजल्स एक ऐसा डिजीज है जिसको रूबियोला के नाम से, जिसको मोरबिली के नाम से, जिसको रेड मीजल्स के नाम से और जिसको इंग्लिश मीजल्स के नाम से जाना जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके नाम के अनुसार। क्लियर? अगर हम बात करना चाहें कि जो मीजल डिजीज है वो कौन से सिस्टम्स को अफेक्ट करता है या किस प्रकार की प्रॉब्लम है, किस प्रकार की डिजीज है, तो मीजल्स इज एन इन्फेक्शियस डिजीज of respiratory system, immune system and skin. I mean मीजल्स एक ऐसा इन्फेक्शन है, ऐसा रोग है जो मुख्य रूप से रेस्पिरेटरी ट्रैक को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को और हमारी इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम मतलब स्किन को मुख्य रूप से अफेक्ट करता है। ये मीजल्स तीनों सिस्टम को अफेक्ट तो करता है, लेकिन एक साथ में ये हाईली कंटाजीनियस डिजीज है जो कि एक वायरस की वजह से देखने को मिलता है। ये हाईली कंटाजीनियस डिजीज होती है
हाईली कंटाजिनियस डिजीज होती है, जो किसकी वजह से होती है? एक वायरस की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? एक वायरस की वजह से होती है। अगर हम बात करें कि जो वायरस है ये किसकी वजह से मीजल्स होता है, तो कॉजेटिव एजेंट ऑफ मीजल्स। क्या बोलेंगे? कॉजेटिव एजेंट ऑफ मीजल्स की होने का क्या कारण है? हर किसी इंसान का इस धरती पे आना एक महाकाल का वरदान है, क्योंकि 84 लाख योनियों में एक मनुष्य का शरीर ऐसा है जिसे सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि माना जाता है। तो मैं इस बात से ये कहना चाहता हूं आपसे कि जो मीजल्स है इस दुनिया में इसका अक्रेंस हुआ है तो किसके कारण हुआ है? इसका भी कोई ना कोई तो कारण होगा, कोई लॉजिक होगा। तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है आरएनए पैरामिक्सो वायरस। क्या होता है? आरएनए पैरामिक्सो वायरस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कि मीजल्स होने का कारण क्या है, पॉजिटिव एजेंट क्या है? तो आरएनए पैरामिक्सो वायरस के कारण ये डिजीज होता है। कौन सी ग्रुप का होता है? जेनोमोर्बिली ग्रुप का आरएनए पैरामिक्सो वायरस के कारण मीजल्स डिजीज होता है। क्लियर? नेक्स्ट वन, अगर हम बात करना चाहें कि इस मीजल्स की टेंडेंसी सबसे ज्यादा अक्रेंस किसमें होता है, I mean, अगर होस्ट की बात की जाए तो ये सबसे ज्यादा इन्फेंसी और चाइल्डहुड। इन्फेंसी का मतलब होता है इन्फेंट, I mean, जो 1 साल का बच्चा है उसको हम क्या कहते हैं? इन्फेंट। और चाइल्डहुड क्या है? जो अबाउ 1 ईयर है। तो कहने का मतलब है कि जो मीजल्स डिजीज है उसमें जो होस्टेज होता है उसकी लगभग एज होती है 6 मंथ टू 3 इयर्स। 6 मंथ टू 3 इयर्स। और जो मीजल्स डिजीज है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मीजल्स डिजीज होती है क्या एक बार होने के बाद में दोबारा भी होती है? कभी बहुत ना के बराबर चांसेस होते हैं कि ये दोबारा भी है। कहने का मतलब है कि सिंगल अटैक ऑफ वायरस प्रोवाइड लाइफ टाइम इम्यूनिटी। एक बार वायरस का अटैक या एक बार मीजल्स होने के बाद में ये लाइफ टाइम इम्यूनिटी बनाता है। और फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी इम्यूनिटी बनाता है? तो जो इम्यूनिटी बनाता है उसका नाम है नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो एक बार अटैक होने के बाद में जो इम्यूनिटी बनती है, जो जिससे दोबारा डिजीज नहीं होती है, वो इम्यूनिटी बनती है नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर? अगर नेक्स्ट हम बात करना चाहें कि जो मीजल्स डिजीज है वो मीजल्स डिजीज का जो रूट है वो कौन सा रूट है? किस रूट से ये मीजल्स डिजीज होती है? रूट ऑफ ट्रांसमिशन। क्या होगा? रूट ऑफ ट्रांसमिशन। किस रूट से मीजल्स होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? रेस्पिरेटरी। कि लगभग जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीजेज होती है वो किस रूट से होती है? रेस्पिरेटरी ट्रैक से होती है या रेस्पिरेटरी रूट से होती है। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करना चाहें कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि किस मोड के माध्यम से ये मीजल्स होता है, तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। क्या होगा? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होगा। नेक्स्ट वन,
ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई बाय coughing and sneezing. Droplet nuclei by coughing and sneezing, that is mode of transmissions, that is mode of transmission of measles. नेक्स्ट वन अगर हम बात करना चाहें कि मीजल्स डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है आईपी, वो मीजल्स का कितना होता है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये 10 to 15 डेज होता है। कितना होता है? 10 to 15 डेज मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड माना गया है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करना चाहें कि जो मीजल्स है उसमें किस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं, किस प्रकार के साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, या फिर किसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मीजल्स, इसमें जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो स्टेजेस के अकॉर्डिंग होते हैं, स्टेजेस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अगर हम बात करना चाहें फर्स्ट स्टेज की, फर्स्ट स्टेज का नाम होता है प्री इरेप्टिव स्टेज। कम्युनिटी के अंदर आपने जो सिम्टम्स पढ़े होंगे, इससे पहले आपने उन्हें सिम्टम्स पढ़े होंगे, लेकिन इस क्लास में कुछ नया होगा। वो नया क्या होगा कि हर सिम्टम्स की पैथोफिजियोलॉजी बताई जाएगी कि ये सिम्टम्स आखिर इस डिजीज में आता क्यों है। अगर हम बात करना चाहें प्री इरेप्टिव स्टेज, तो प्री इरेप्टिव स्टेज के अंदर वो स्टेज जिसमें इरप्शन होने से पहले, मीजल्स होने से पहले, जो मीजल्स की मेन फेज आती है उसको आने से पहले जो स्टेज आती है उसे क्या कहा जाता है? प्री इरेप्टिव स्टेज कहा जाता है। तो प्री इरेप्टिव स्टेज के अंदर कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? अगर हम सिम्टम्स की बात करें, द मोस्ट कॉमन सिम्टम इज फीवर। उसमें फीवर होगी। GMCH 2016 में पूछा गया था कि जो फीवर आती है मीजल्स के अंदर वो कितनी डिग्री आती है? लगभग अबाव 40 डिग्री सेल्सियस। कितना आता है? अबाव 40 डिग्री सेल्सियस। लेकिन उसने सेल्सियस में नहीं पूछा था, उसने पूछा था फ़ारेनहाइट में। अगर हम इस 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर? अगर हम बात करना चाहें नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स की प्री इरेप्टिव स्टेज में, तो इस पेशेंट में देखने को मिलेगा आपको रेड आइज। उसकी आंखें होगी वो कैसी होगी? लाल हो जाएगी इन्फेक्शंस की वजह से। अगर हम बात करना चाहें लैक्रिमेशन, टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगी है, दैट इज कॉल्ड लैक्रिमेशंस। कि आंखों में से टीयरिंग्स आना, आंखों में से आंसू आना, दैट इज लैक्रिमेशंस इन्फेक्शंस की वजह से। और क्या सिम्टम्स आएंगे इस डिजीज में प्री इरेप्टिव स्टेज के अंदर? तो हम बोल सकते हैं इस पेशेंट को फोटोफोबिया देखने को मिलता है। लाइट से डर लगता है उसको। किससे डर लगता है? फियरिंग या फोबिया फ्रॉम द लाइट। लाइट से उसको डर लगता है ड्यू टू एन्सेफेलाइटिस। क्योंकि जो मीजल्स का वायरस होता है वो किसको अफेक्ट करता है? ब्रेन को भी अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? एन्सेफेलाइटिस देखने को मिलता है। इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन कवरिंग मेम्ब्रेन्स, जो पेरेन्काइमा होती है ब्रेन की, उसका इन्फ्लामेशन एन्सेफेलाइटिस कहलाता है। उसकी वजह से फोटोफोबिया देखने को मिलता है। और जो इसमें जो मुख्य सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो होते हैं 3C साइंस। डायरेक्टली पूछ लिया जाता है वो कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज है जिसमें 3C साइंस देखने को मिलता है। I mean 3C साइन का मतलब क्या होता है? कफिंग, कोराइजा एंड कंजक्टिवाइटिस।
3C साइंस किस डिजीज में देखने को मिलता है? फर्स्ट क्वेश्चन मीजल्स में। 3C साइंस क्या होते हैं? ऐसे साइंस जिसमें कफिंग आती हो, कोराइजा हो या कंजक्टिवाइटिस हो, वो किस में देखने को मिलता है? मीजल्स में देखने को मिलता है। कफिंग कफ रिफ्लेक्स की वजह से प्रोड्यूस होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इरिटेट होने की वजह से। कोराइजा क्या होता है? कोराइजा को बोला जाता है स्नीजिंग, या स्नीजिंग को भी बोला जाता है कोराइजा। कंजक्टिवाइटिस, इंफ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा, दैट इज कॉल्ड कंजक्टिवाइटिस। ऐसे 3C साइंस देखने को मिलते हैं। ट्रेकियो इसोफिजियल पिस्टुला, ट्रेकियो इसोफिजियल पिस्टुला के अंदर भी 3C साइंस देखने को मिलते हैं। इन 3C साइंस का मतलब कुछ अलग होता है, जैसे कि इसमें कफिंग, कोराइजा, कंजक्टिवाइटिस होता है, लेकिन ट्रेकियोइसोफिजियल पिस्टुला के अंदर जो 3C साइंस देखने को मिलते हैं उनका मीन्स कुछ अलग होता है। फॉर एग्जांपल कफिंग, फर्स्ट वन कफिंग देखने को मिलता है, सेकंड वन चोकिंग देखने को मिलेगा, एंड थर्ड वन साइनोसिस देखने को मिलता है। ट्रेकियोइसोफिजियल पिस्टुला एक ऐसी कंडीशन जो पीडियाट्रिक्स नर्सिंग में पढ़ाई जाती है, जिसके अंदर क्या होता है, जो ट्रेकिया होता है उससे इसोफेगस इन कनेक्टिविटी हो जाती है, अब नॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द ट्रेकिया एंड द इसोफेगस, दैट इज कॉल्ड ट्रेकियोइसोफिजियल पिस्टुला। तो इसमें और इसमें दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये मीजल्स के 3C साइंस है और ये ट्रेकियोइसोफिजियल पिस्टुला के 3C साइंस है। नेक्स्ट वन, इस प्री इरेप्टिव स्टेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स देखने को मिलता है, उससे बोला जाता है कोप्लिक स्पॉट। क्या बोला जाता है? कोप्लिक स्पॉट। कोप्लिक स्पॉट्स क्या होते हैं? वो स्पॉट्स जो कैसे दिखते हैं? टेबल साल्ट क्रिस्टल्स, टेबल साल्ट क्रिस्टल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑन बक्कल म्यूकोजा। जो बक्कल म्यूकोजा होती है, जो माउथ कैविटी होती है, उस टेबल साल्ट क्रिस्टल लाइक इसमें आपको स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। उन स्पॉट्स को क्या कहा जाता है? कोप्लिक स्पॉट्स कहा जाता है। वो कौन सी डिजीज है जिसमें कोप्लिक स्पॉट्स देखने को मिलते हैं? मीजल्स डिजीज। मीजल्स डिजीज में किस प्रकार के स्पॉट्स देखने को मिलते हैं? कोप्लिक स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। कोप्लिक स्पॉट्स क्या होते हैं? टेबल साल्ट क्रिस्टल्स लाइक स्पॉट्स होते हैं। वो स्पॉट्स कहाँ देखने को मिलते हैं? वो बक्कल म्यूकोजा में देखने को मिलते हैं, वो ओरल कैविटी में देखने को मिलते हैं, वो माउथ कैविटी में देखने को मिलते हैं। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि माउथ कैविटी में भी कहां देखने को मिलते हैं, तो ये आपका जो फर्स्ट मोलार टीथ होते हैं, कहां? जो फर्स्ट मोलार टीथ होते हैं दोनों साइड में, अंदर की साइड में वहां देखने को मिलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन, ये फर्स्ट वन थी प्री इरेप्टिव स्टेज, जिसमें आपका फीवर देखने को मिलता है, लेक्रेशन देखने को मिलता है, रेड आइज देखने को मिलता है, फोटोफोबिया देखने को मिलता है, कोप्लिक स्पॉट देखने को मिलता है, एंड 3C साइंस देखने को मिलता है। क्लियर? अगर नेक्स्ट वन हम बात करना चाहें क्लिनिकल फीचर्स में, सेकेंड स्टेज आएगी आपकी इरेप्टिव स्टेज। क्या आएगी? इरेप्टिव स्टेज। एक ऐसी स्टेज जिसमें मीजल्स के सिम्टम्स अब अपने पिक लेवल पे होंगे। किस पे होंगे? पिक लेवल पे होंगे। इरप्शन का मतलब होता है अक्रेंस, ऑनसेट। जैसे कि बच्चों में दांत आते हैं, टीथ आते हैं, तो क्या कहते हैं? इरप्शंस ऑफ द टीथ। 6 मंथ पे आते हैं, पहला जो टीथ आता है वो कब आता है? 6 मंथ पे आता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इरप्शन ऑफ द टीथ बोलते हैं। ऐसे मीजल्स में हम सिम्टम्स पढ़ रहे हैं, क्लिनिकल फीचर्स पढ़ रहे हैं, तो इसका जो पिक लेवल ऑफ सिम्टम्स आएगा, जो स्पॉट्स आएगा, वो कौन सी स्टेज में आएगा? इरेप्टिव स्टेज में आते हैं। किस प्रकार के स्पॉट्स देखने को मिलते हैं? रैशेस देखने को मिलते हैं। तो हम बोल सकते हैं मैक्युलो पेपुलर रैशेज आर अपीयर। मैक्युलो पेपुलर रैशेज आर अपीयर कहाँ अपीयर होते हैं? बिहाइंड द ईयर।
जो ईयर होता है, जो कान होता है, उसके पीछे आपको मैक्यूलोपेपुलर एसेस टाइप के स्पोर्ट्स अपीयर देखने को मिलते हैं। किस में देखने को मिलते हैं? इरेप्टिव स्टेज में देखने को मिलते हैं। कहां देखने को मिलते हैं? कान के पीछे देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करना चाहे थर्ड स्टेज की, लास्ट स्टेज है क्लिनिकल फीचर्स की, तो हम इसको बोलते हैं पोस्ट इरेप्टिव स्टेज। फर्स्ट वन थी प्री इरेप्टिव स्टेज, सेकेंड वन थी इरेप्टिव स्टेज एंड थर्ड वन है पोस्ट इरेप्टिव स्टेज। ऐसे स्टेज जिसमें लगभग मीजल्स के सिम्टम्स जा चुके हैं, लास्ट स्टेज आ चुकी है। आई मीन रिकवरी। कौन सी स्टेज होगी? रिकवरी स्टेज होगी। इस स्टेज में क्या देखने को मिलता है? पेशेंट के अंदर माइनर क्या देखने को मिलता है? डायरिया। क्या देखने को मिलता है? डायरिया। अगर जिस पेशेंट में डायरिया होगा उसका बॉडी वेट लॉस होगा या हाई इंक्रीज होगा? उसका बॉडी वेट क्या होगा? डिक्रीज होगा। वेट क्या होगा उसका? डिक्रीज होगा। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि जिस पेशेंट को डायरिया हुआ, जिसकी बॉडी से फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इम्बैलेंस हो चुका है, जिसकी बॉडी से फ्लूइड निकल चुका है, तो इस पेशेंट में अगर हम एसिड बेस बैलेंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? एसिड बेस इम्बैलेंस की बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा डायरिया की वजह से। तो एक वो स्टेज जिसके अंदर रिकवरी होती है पेशेंट की, जिसमें डायरिया माइल्ड रूप से देखने को मिलता है, वेट लॉस होता है और ग्रोथ रिटार्डेड देखने को मिलती है। ये सभी सिम्टम्स हम इसमें मीजल्स के रिगार्डिंग पढ़ते हैं। फर्स्ट वन स्टेज थी आपकी प्री इरेप्टिव, सेकंड वन थी इरेप्टिव एंड थर्ड वन है पोस्ट इरेप्टिव स्टेज। ये ऑल ओवर सिम्टम्स आपकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस मीजल्स के कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वन अगर हम बात करना चाहें कि मीजल्स का डायग्नोसिस क्या किया जा सकता है? वैसे मीजल्स का डायग्नोसिस जो डायग्नोसिस ऑफ द मीजल्स है, वैसे इसके कॉप्लिक स्पॉट्स इसका मुख्य सिम्टम्स होता है। उसमें क्रिस्टलाइक, जो टेबल चार्ट क्रिस्टलाइक्स, जो बक्कल म्यूकोजा के अंदर जो आपके स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, उनकी जो शेप है उसी के अनुसार हम ये आइडेंटिफाई करते हैं, डॉक्टर आइडेंटिफाई करता है कि इसको मीजल्स के सिम्टम्स आ रहे हैं, रूबेला के सिम्टम्स आ रहे हैं, चिकन पॉक्स के आ रहे हैं या फिर स्मॉल पॉक्स के आ रहे हैं। अगर हम एडिशनल इसमें डायग्नोसिस करवाना चाहे तो हम इसमें सीबीसी करवा सकते हैं, ब्लड एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, जिससे हमें मालूम चल जाएगा कि WBC काउंट इंक्रीज है कि नहीं है, कि इन्फेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक्चुअल स्थिति क्या है, वायरस है कि बैक्टीरिया है। ये हम सीबीसी या ब्लड एग्जामिनेशन से मालूम कर सकते हैं और वैसे कॉप्लिक स्पॉट से हम इसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन अगर हम बात करना चाहे कि जो मीजल्स होता है उसका प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है? प्रिवेंशन ऑफ मीजल्स, इसमें से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अगर प्रिवेंशन की बात की जाए तो इसमें क्या आएगा? इम्यूनाइजेशन। क्या होगा? इम्यूनाइजेशन। आपने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में लेवल्स ऑफ प्रिवेंशंस पढ़े होंगे, या लेवल्स ऑफ प्रिवेंशंस में प्रीमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन या टर्सरी प्रिवेंशन होता है। तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इम्यूनाइजेशन होता है, जो वैक्सीनेशन होता है, वो किस प्रकार का लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है। तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जो इम्यूनाइजेशन किया जाता है उसमें जो वैक्सीनेशन किया जाता है वो किस में आएगा? प्राइमरी प्रिविलेंस में। प्राइमरी के अंदर देखने को मिलेगा वैक्सीनेशंस। तो इस मीजल्स के अंदर हम कौन सा वैक्सीनेशंस करते हैं, कौन सा इम्यूनाइजेशंस करते हैं? इसमें हम करते हैं मीजल्स वैक्सीन देते हैं।
क्या करते हैं, मीजल्स वैक्सीन लगाते हैं। अब मीजल्स वैक्सीन से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सुनते जाइए, और फुल डिटेल जब भी हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में डिस्कशन करेंगे उसमें बताई जाएगी। लेकिन अभी मीजल्स वैक्सीन, क्योंकि मीजल्स पढ़ रहे हैं हम, तो इसमें जो प्रिवेंशन किया जाएगा, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल दिया जाता है, उसमें मीजल्स वैक्सीन दिया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि मीजल्स वैक्सीन किस टाइप की वैक्सीन होती है, मीजल्स वैक्सीन किस टाइप की वैक्सीन होती है। तो ये वैक्सीन होती है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। किस टाइप की होती है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। लाइव एटेन्यूएटेड वर्ड का मतलब क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो भी बैक्टीरिया, वायरस या ऑर्गेनिज्म होता है उसका जो विरुलेंस इफेक्ट होता है, कौन सा इफेक्ट, विरुलेंस इफेक्ट होता है, उसको कम कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एटेन्यूएटेड। क्लियर। तो मीजल्स वैक्सीन कैसा वैक्सीन होता है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होता है। आपने पढ़ा होगा कि वो कौन सी वैक्सीनेशन है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं दी जाती है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स। द लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बिकॉज, इसलिए क्योंकि जो एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस हो रही है, जो एम्ब्रियो बन रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ये डिफेक्ट डालता है, इसलिए लाइव वैक्सीनेशंस को हम क्या करते हैं, इस दौरान कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखते हैं। नेक्स्ट वन, जो मीजल्स वैक्सीन होती है वो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। और जो मीजल्स वैक्सीनेशन दिया कब जाता है, अगर इसका टाइम की बात की जाए तो ये दिया जाता है 9 मंथ पे। कब दिया जाता है, 9 मंथ पे इसका वैक्सीनेशन किया जाता है। और 9 मंथ पे जब इसका वैक्सीनेशन किया जाता है तो इसका रूट कौन सा होता है, SC, सबक्यूटेनियस। कौन सा रूट होता है, सबक्यूटेनियस रूट होता है। कितनी डोजेस दी जाती है, तो इसकी डोजेस दी जाती है 0.5 ml। कितना दिया जाता है, 0.5 ml दिया जाता है, सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है, 9 मंथ पे दिया जाता है। और कैसी वैक्सीन होती है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मीजल्स वैक्सीन होती है इसको डाइल्यूट किस में किया जाता है, रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ द मीजल्स वैक्सीनेशन। तो इसको डाइल्यूट किस में किया जाता है, NS में किया जाता है, डिस्टिल वाटर में किया जाता है, नॉर्मल सैलाइन में किया जाता है, किस में किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको जो डाइल्यूट किया जाता है वो डाइल्यूट किया जाता है डिस्टिल वाटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टिल वाटर के अंदर हम इसको डाइल्यूट करते हैं। और मीजल्स वैक्सीन लगाने के बाद में, इम्यूनाइज करने के बाद में कितने दिन बाद में उस बच्चे के अंदर उसकी इम्यूनिटी धीरे धीरे बढ़ने लगती है, तो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है आफ्टर 11 to 12 डेज। इम्यूनाइज करने के, वैक्सीनेशन करने के 11 से 12 दिन बाद में उसमें इम्यूनिटी धीरे धीरे बनने लगती है। क्लियर। ये कुछ बातें थी प्रिवेंशन से रिगार्डिंग, जिसमें हमने आपका मीजल्स वैक्सीनेशंस देखा, मीजल्स वैक्सीनेशंस के बारे में हमने पढ़ा और इसके कुछ क्वेश्चंस हमने सोल्व आउट किए। नेक्स्ट वन, अगर इसमें प्रिवेंशंस की बात की जाए तो हम इस पेशेंट को जब भी इसमें मीजल्स देखने को मिलता है, मीजल्स इन्फेक्शन देखने को मिलता है तो आइसोलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आइसोलेशन कितने दिन तक रखा जाता है ऐसे बच्चों को, 7 डेज के लिए। Isolate the baby from the mother due to disconnectivity of the infections of the measles। कि जो मीजल्स की जो चेन बन रही है, जो इन्फेक्शन की चेन बन रही है, उसको तोड़ने के लिए उस बच्चे को उसकी माँ से 7 दिन के लिए अलग दूर रखा जाता है, अगर न्यूबॉर्न बेबीज या फिर इन्फेंसी चाइल्ड्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन, अगर प्रिवेंशन किया है, सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी हो गया तो उसका कुछ मैनेजमेंट किया जाएगा, उसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या किया जाएगा। ऐसे पेशेंट्स का मेडिकल मैनेजमेंट किया जाता है, इम्यूनोग्लोबिन्स दी जाती है 0.25 ml पर kg ऑफ बॉडी वेट। ट्रीटमेंट की बात की जा रही है, इम्यूनोग्लोबिन्स दिया जा रहा है 0.25
0.25 ml पर केजी और बॉडी वेट के अनुसार इसको हम इम्यूनाइजेशन देते, इसको हम या आपका आईजी प्रोटीन्स दी जाती है, इम्यूनोग्लोबिन्स दिया जाता है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स किया जाता है। जिस हिसाब से उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे फीवर आ रही है तो उसको एंटीपायरेटिक्स मेडिकेशन दी जाएगी, एनीथिंग जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उसी अनुसार उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन मेजर रूप में क्या दिया जाता है, उसको इम्यूनोग्लोबिन्स दी जाती है। नेक्स्ट वन, जब ये डिजीज हुई है, जब इसका प्रिवेंशन किया है, ट्रीटमेंट किया है, तो कुछ ना कुछ इसके कॉम्प्लिकेशन तो जरूर बनते हैं। द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मीजल्स, इस डिजीज में इसके कॉम्प्लिकेशंस, फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है निमोनिया। निमोनिया से क्वेश्चन सुनो, most common cause of death in measles due to pneumonia, कि मीजल्स के कारण सबसे ज्यादा मौत होने निमोनिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मीजल्स, द मुख्य सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है मीजल्स का, वो क्या होता है, ओटाइटिस मीडिया। क्या होता है, ओटाइटिस मीडिया होता है। निमोनिया की वजह से डेथ होगी, ओटाइटिस मीडिया की वजह से आपका जो मिडल ईयर होता है उसमें इंफ्लेमेशन देखने को मिलता है, ऑरिकल्स में इंफ्लेमेशन देखने को मिलता है, उसको क्या कहते हैं, ओटाइटिस मीडिया कहा जाता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है। और निमोनिया क्या होता है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा डेथ देखने को मिलती है मीजल्स के कारण। क्लियर। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करना चाहें, इस पेशेंट को ब्लाइंडनेस हुआ था, इस पेशेंट को हम 3C साइंस पढ़ा था जब हमने कंजक्टिवाइटिस देखा था। उस कंजक्टिवाइटिस की वजह से आगे जाके क्या देखने को मिलता है, ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है, ओटाइटिस मीडिया देखने को मिलता है और निमोनिया देखने को मिलता है। और एक कॉम्प्लिकेशन और होता है SSPE। SSPE इसका मतलब होता है सब एक्यूट स्क्लेरोटिक पेन एन्सेफेलाइटिस। एक ऐसी कंडीशंस जिसमें क्या हो रहा है, जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन की जो पेरेन्काइमा है उसमें आल और पेरेन्काइमा के अंदर इंफ्लेमेशन हो चुका है, उसमें फेट का डिपोजिशन हो चुका है और उसकी वजह से उस पेशेंट में एक सिम्टम्स देखने को मिलता था। हमने प्री इरेप्टिव स्टेज में देखा था फोटोफोबिया, वो क्यों देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस आ रहा है एन्सेफेलाइटिस के कारण। क्लियर। हमने ये कॉम्प्लिकेशंस पढ़ा, एक बार रिव्यू कर लेते हैं जो हमने डिस्कशन किया है। हमने फर्स्ट वन इसका डिस्कशन में बात की थी इंट्रो से कि मीजल्स क्या होता है। मीजल्स एक इस प्रकार की प्रॉब्लम है जो कम्युनिकेबल डिजीजेस के नाम से जाना जाता है और मीजल्स डिजीज में रेस्पिरेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम और स्किन आपका मुख्य रूप से अफेक्ट होता है। अगर हमने इसमें एजेंट की बात करते हैं तो आरएनए पैरामिक्सो वायरस के कारण ये मीजल्स देखने को मिलता है। होस्टेज की बात करते हैं तो इन्फेंशियल चाइल्डहुड के अंदर जो बच्चे होते हैं 6 मंथ से लेकर 3 साल तक के बच्चे होते हैं उनमें ज्यादातर मीजल्स के केसेस देखने को मिलते हैं। और मीजल्स एक ऐसा डिजीज है जिसके अंदर एक बार अगर अटैक होता है, एक बार अगर मीजल्स होता है तो उसमें लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बनती है। कौन सी इम्यूनिटी बनती है, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं कि किस रूट से होता है, रूट ऑफ द ट्रांसमिशन, तो रेस्पिरेटरी रूट से देखने को मिलता है। नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किस मोड से होता है, तो इसमें मुख्य रूप से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के माध्यम से आपका मीजल्स देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर्स, हमने क्लिनिकल फीचर्स, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 14 डेज तक होता है। क्लिनिकल फीचर्स इसके स्टेजेस में देखे, प्री इरेप्टिव स्टेज, इरेप्टिव स्टेज एंड पोस्ट इरेप्टिव स्टेज में हमने इसमें बात की। प्री इरेप्टिव स्टेज के अंदर हमने बात की थी 3C साइंस, कॉप्लिक स्पॉट, फीवर, रेडनेस, लैक्रिमेशंस, एनीथिंग। एंड आपका इरेप्टिव स्टेज में हमने बात की थी कि जो आपके रेसेस बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, बिहाइंड द ईयर बनते हैं। और आपका जो पोस्ट इरेप्टिव फेज थी उसमें रिकवरी होती है, पेशेंट में ग्रोथ रिटार्डेड होता है, वेट लॉस होता है। डायग्नोसिस की बात की तो हमने कॉप्लिक स्पोर्ट्स के माध्यम से हम इसका डायग्नोस करते हैं और CBC वगैरह ब्लड एग्जामिनेशंस करते हैं। फिर हमने प्रिवेंशंस की बातें की। प्रिवेंशंस में हम क्या करते हैं,
जो इम्यूनाइजेशंस करेंगे, वैक्सीनेशंस करते हैं। वैक्सीनेशन इसमें मुख्य रूप से हम मीजल्स वैक्सीनेशंस करते हैं। मीजल्स वैक्सीनेशन सिंगल डोज होती है। अगर हम कमांड डोज की बात करते हैं, मिस हो गया, कमांड डोज की बात करते हैं तो MMR, क्या करते हैं, MMR करते हैं, जो 16 to 24 मंथ में दिया जाता है। जो वैक्सीनेशन दिया जाता है MMR, मीजल्स, मम्प्स, रूबेला, जो 16 to 20 मंथ में दिया जाता है इसकी डोज। फिर इसके बाद में हमने इसके मैनेजमेंट की बात की। इसमें इम्यूनोग्लोबिन 0.25 ml पर केजी बॉडी वेट के अनुसार दिया जाता है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है और कुछ कॉम्प्लिकेशंस रिगार्डिंग हमने बातें की। ये कुछ हमारा टॉपिक था, ये मीजल्स यहीं खत्म होता है। और बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि लास्ट में ना कोई लड़का खूबसूरत होता है, ना कोई लड़की खूबसूरत होती है। हकीकत में खूबसूरत तो यार नौकरी होती है। जिसके पास नौकरी है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसके पास लड़का भी होता है और लड़की भी होती है। बीत गई सो बीत गई, तकदीर का सिकवा क्या करे, जो तीर कमान से निकल गया उसका पीछा कौन करे। बाय बाय, नेक्स्ट यू।